कभी ऐसा आप महसूस हुआ है कि कोई गलती करने के बाद अपनी ही ख्यालों के जाल से निकलना एकदम मुश्किल हो गया हो, जैसे अपना ही मन एक अदालत बन गया हो? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा मानवीय अनुभव है जब हमारे अपने विचार ही हमें, आप कह सकती हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और शायद ही कोई लेखक इस अंदरूनी कश्मकश को फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की से बेहतर समझ पाया हो। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम उनके 1866 में प्रकाशित कालजयी उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये उपन्यास वाकई अद्भुत है। हमारी इस पड़ताल का आधार एक वीडियो विश्लेषण भी है जिसका शीर्षक है क्राइम एंड पनिशमेंट, द स्टोरी दैट एंटर्स द ह्यूमन सोल, दोस्तोयेव्स्की एक्सप्लेन्ड। तो उससे भी कुछ पॉइंट्स लेंगे। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये उपन्यास सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री या क्राइम की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मानवीय आत्मा के अंधेरे कोनों, वो जो अपराध बोध की असहनीय पीड़ा होती है, नैतिकता के सवाल, और फिर अंत में कहीं जाकर मुक्ति की उम्मीद की एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। हाँ, ये पड़ताल करता है कि जब एक तेज दिमाग, मतलब इंटेलिजेंट इंसान, अपने ही बनाए सिद्धांतों के आधार पर एक भयानक काम को सही ठहराने की कोशिश करता है, तो उसका नतीजा क्या होता है। सही। तो आज हम इस उपन्यास के मूल विचारों, उन मुश्किल सवालों को जो ये उठाता है, और आज के जमाने में भी ये क्यों इतना मौजू है ना, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के केंद्र में है रोडियन रोमानोविच रास्कोल्निकोव। कौन है ये? रोडियन, हाँ, वो सेंट पीटर्सबर्ग का एक पूर्व छात्र है जो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहा है। लेकिन उसकी मुश्किल सिर्फ पैसे की तंगी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सही कहा। उसके दिमाग में एक अजीब और कहना चाहिए खतरनाक सिद्धांत घर कर गया है। वो मानता है कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, साधारण और असाधारण। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। उसका मानना है कि जो साधारण लोग हैं वो उन्हें जूं जैसा कहता, वो बस नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए बने हैं, उनका काम बस जीना और मर जाना है। ओहो। लेकिन फिर कुछ असाधारण लोग होते हैं, जैसे इतिहास में वो नेपोलियन का उदाहरण देता है, जिन्हें ये हक है, बल्कि वो इसे उनका कर्तव्य मानता है कि अगर किसी महान उद्देश्य के लिए जरूरी हो तो वो सामाजिक नियमों और नैतिक बाधाओं को पार कर सकते हैं। मतलब कानून तोड़ सकते हैं? हाँ, यहाँ तक कि खून भी बहा सकते हैं, अगर उससे ज्यादा लोगों का भला हो रहा हो उसके हिसाब से। ये तो बहुत ही अहंकार भरा और खतरनाक विचार है। सिर्फ ये सोचना कि आप तय करेंगे कि कौन साधारण है और कौन असाधारण, और किसे जीने का हक है और किसे नहीं। हाँ, और यही अहंकार, यही थ्योरियों से अपराध की तरफ ले जाती है। वो सिर्फ सोचता ही नहीं, बल्कि वो अपनी इस सिद्धांत को आजमाना चाहता है असल जिंदगी में। कैसे? वो एक बूढ़ी साहूकार है, अलेोना इवानोवना। रास्कोलिनिकोव उसे समाज पर बोझ और दूसरों का खून चूसने वाली मानता है। वो उसके हत्या करने की योजना बनाता है। अच्छा। उसे लगता है कि उसके पैसे से वो कई अच्छे काम कर सकेगा, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा, अपनी माँ और बहन की मदद करेगा, और ये हत्या समाज के लिए भी फायदेमंद होगी, एक जूं कम हो जाएगी। तो वो ये मानकर चलता है कि वो एक असाधारण व्यक्ति है और उसे ये करने का पूरा अधिकार है। ये उसके लिए एक तरह का बौद्धिक प्रयोग है। एक हद तक हाँ। वो देखना चाहता है कि क्या वो वाकई उन नैतिक सीमाओं को लांघ सकता है जिन्हें साधारण लोग पार नहीं कर पाते। क्या उसमें वो महानता है? वो सोचता है कि ये हत्या उसके असाधारण होने का प्रमाण होगी। और फिर वो कर देता है हत्या। हाँ, वो साहूकार की हत्या कर देता है, और हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि उसे साहूकार की बेकसूर सौतेली बहन लिजावेता, जो अचानक वहां आ जाती है, उसकी भी हत्या करनी पड़ती है। ये तो उसने सोचा नहीं होगा। संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि ठीक उल्टा होता है। अपराध करने के पल से ही उसका मानसिक पतन, आप कह सकती हैं, शुरू हो जाता है। मतलब कानून की पकड़ से पहले ही उसका अपना ज़मीर उसे सजा देने लगता है। बिल्कुल। दोस्तोयेव्स्की यही दिखाते हैं कि असली सजा बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। वो ज़मीर की आवाज। हत्या के बाद रास्कोल्निकोव भयानक मानसिक पीड़ा, पैरानोया और अलगाव का शिकार हो जाता है। पैरानोया मतलब वहम। उसे लगता है सब उसके बारे में जानते हैं, सब उसे घूर रहे हैं। उसे तेज बुखार रहने लगता है, वो बीमार पड़ जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग की वो भीड़ भरी गलियां, हर चेहरा, हर फुसफुसाहट उसे उसके जुर्म की याद दिलाती है। उसे लगता है सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बाप रे। तो उसका वो असाधारण होने का सिद्धांत पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। वो ये बोझ संभाल ही नहीं पाता।
हाँ, उसका सिद्धांत मानवीय वास्तविकता के सामने टिक नहीं पाता। देखिए, वो बुद्धि और तर्क के आधार पर हत्या को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर, उसकी भावनाएं, उसका ज़मीर वो विद्रोह कर देते हैं। वो ये साबित करने चला था कि वो भावनाओं और नैतिकता से ऊपर है, लेकिन अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है। वो लोगों से कट जाता है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि खुद से भी एकदम अकेला पड़ जाता है। ये बात वाकई सोचने वाली है। मतलब दोस्तोयेव्स्की का असल मकसद सिर्फ ये दिखाना नहीं था कि जुर्म की सजा मिलती है, बल्कि ये दिखाना था कि वो सजा शुरू कहाँ से होती है, अंदर से। सही पकड़ा, बिल्कुल। उनका जोर इस बात पर है कि नैतिक कानून इंसान के अंदर ही लिखा होता है। आप दुनिया की नजरों से बच सकते हैं, कानून की शिकंजे से शायद बच निकलें, लेकिन अपने अंदर की आवाज से, अपने जमीर से नहीं भाग सकते। हाँ, ये तो है। गहरे सवालों को उठाता है, जिनकी बात हम शुरू में कर रहे थे। क्या किसी बड़े मकसद के लिए, किसी उच्च भलाई के नाम पर हत्या जैसे काम को जायज ठहराया जा सकता है? ये एक सनातन नैतिक दुविधा है ना? क्या अंत साधन को सही ठहरा सकता है? दोस्तोयेव्स्की का जवाब इस उपन्यास के जरिए तो साफ तौर पर नहीं में आता है। हाँ, लगता तो यही है। रास्कोल्निकोव की भयानक मानसिक स्थिति दिखाती है कि ऐसे कामों की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है, और वो कीमत बहुत भारी होती है। कोई भी मकसद इतना बड़ा नहीं हो सकता। और अच्छे और बुरे के बीच की वो महीन रेखा। रास्कोल्निकोव कोई पैदाइशी दानव तो नहीं लगता, उसमें सहानुभूति भी है कहीं। वो दूसरों की मदद भी करना चाहता है। तो फिर वो इस रास्ते पर कैसे चला गया? दोस्तोयेव्स्की मानवीय स्वभाव की जटिलता दिखाते हैं। रास्कोल्निकोव में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, जैसा कि शायद हम सब में होता है। उसकी गरीबी, उसका अकेलापन, उसका वो बौद्धिक अहंकार और उसका खतरनाक सिद्धांत, ये सब मिलकर उसे उस भयानक अपराध तक ले जाते हैं। उपन्यास हमें किसी को आसानी से अच्छा या बुरा करार देने से रोकता है और परिस्थितियों और विचारों के प्रभाव पर सोचने को मजबूर करता है। ये इतना सीधा नहीं है। और ये सवाल कि क्या कानूनी सजा काफी है या असली सजा अंदर से मिलती है? रास्कोल्निकोव की कहानी तो यही बताती है कि आंतरिक सजा यानी जमीर की सजा वो बाहरी सजा से कहीं ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। समाज शायद आपको माफ कर दे या पकड़ ही न पाए, लेकिन अगर आपका जमीर आपको माफ नहीं करता तो शांति मिलना नामुमकिन है। सही बात। ये दोस्तोयेव्स्की के काम का एक केंद्रीय विचार है, मुझे लगता है। तो क्या रास्कोल्निकोव हमेशा इसी अंदरूनी जहन्नुम में फंसा रहता है, या उसके लिए कोई उम्मीद है, कोई रास्ता निकलता है? उम्मीद है, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं है। काफी लंबे अंदरूनी संघर्ष, बाहरी दबाव और कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के प्रभाव के बाद रास्कोल्निकोव आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अच्छा, वो मान लेता है। हाँ, पर ये कबूलनामा भी अचानक नहीं होता। ये एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया का नतीजा है। वो बार बार इसके करीब आता है और पीछे हट जाता है। फिर उसे सजा मिलती है और साइबेरिया भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती है ना? सुना है अंत थोड़ा अलग है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। साइबेरिया की सख्त मेहनत और मुश्किल हालात में उसके आध्यात्मिक पुनर्जन्म की एक बहुत धीमी प्रक्रिया शुरू होती है। आध्यात्मिक पुनर्जन्म कैसे? और इस सफर में उसका साथ देती है सोनिया सेमेनोवना मार्मलादोवा। सोनिया, हाँ, उनका किरदार बहुत अहम है इस कहानी में। बहुत ज्यादा। वो खुद बहुत मुश्किल जिंदगी जी रही है, गरीबी के कारण उसे वेश्यावृत्ति तक करनी पड़ती है, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र है और ईश्वर में उसकी आस्था अटूट है। हाँ, वो रास्कोल्निकोव से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। सोनिया रास्कोल्निकोव के ठीक विपरीत है। जहां रास्कोल्निकोव बुद्धि और अहंकार के रास्ते पर चलकर अपराध करता है, वहीं सोनिया दुख, विनम्रता और आस्था के जरिए पवित्रता बनाए रखती है। वो रास्कोल्निकोव के अपराध के बारे में जानने के बावजूद उससे नफरत नहीं करती। नहीं, बल्कि उसके लिए सहानुभूति महसूस करती है और उसे पछतावा और ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करती है। वो उसे हौसला देती है कि वो अपना अपराध कबूल करे। तो सोनिया का निस्वार्थ प्रेम और उसकी अटूट श्रद्धा ही रास्कोल्निकोव के बदलाव की वजह बनते हैं, क्या यही है? हाँ, काफी हद तक। सोनिया का प्रेम और उसका विश्वास रास्कोल्निकोव को ये समझने में मदद करते हैं कि सच्ची मुक्ति तर्क और सिद्धांत बघाड़ने से नहीं मिलती, बल्कि दुख को स्वीकार करने, विनम्र होने और पश्चाताप करने से मिलती है। साइबेरिया में सोनिया भी उसके पीछे वहां जाती है और उसके साथ रहते हुए वो धीरे धीरे अपने अहंकार को छोड़ना और प्रेम और सहानुभूति के महत्व को समझना शुरू करता है।
लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये एक रात में नहीं आता, ये सालों की प्रक्रिया है। उपन्यास के अंत में भी ये पूरी तरह मुकम्मल नहीं होता, बस इसकी शुरुआत होती है। ये जानना सुकून देता है कि इतने अंधेरे के बाद भी रोशनी की गुंजाइश है। लेकिन सोचिए, ये उपन्यास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज के दौर में ये क्यों इतना प्रासंगिक लगता है? क्यों लोग इसे आज भी पढ़ते हैं? इसकी प्रासंगिकता इसके कालातीत विषयों में है। गर्व बनाम विनम्रता, तर्क बनाम भावना, व्यक्ति बनाम समाज, अपराध बोध, पश्चाताप और अच्छाई और बुराई के बीच का वो शाश्वत संघर्ष, ये मुद्दे कभी पुराने नहीं होते। सही कहा। हर पीढ़ी इन सवालों से किसी न किसी रूप में जूझती है। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, समाज बदल जाता है, लेकिन इंसान की अंदरूनी कश्मकश बहुत हद तक वैसी ही रहती है। हाँ, रास्कोनिकोव का ये सोचना कि वो नियमों से ऊपर है, कि वो कुछ खास है, क्या ये आज के ज़माने में भी देखने को नहीं मिलता? जब लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं या अपनी विचारधाराओं के लिए नैतिक सीमाओं को ताक पर रख देते हैं। बिल्कुल, हर जमाने में ऐसे लोग होते हैं। ये उपन्यास एक तरह की चेतावनी है। किसी भी विचारधारा या सिद्धांत को, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, मानवीय सहानुभूति और नैतिक जिम्मेदारी से ऊपर रखने के खतरों के बारे में। ये दिखाता है कि जब हम अमूर्त विचारों के लिए, बड़े बड़े आइडियाज के लिए ठोस इंसानी जिंदगी और भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। और अपराध बोध और माफी की जरूरतें भी तो हमेशा रहने वाली भावनाएं हैं। हर इंसान महसूस करता है कभी न कभी। हाँ बिल्कुल, ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं, सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर भी। हमारी आत्मा पर और सच्ची शांति या मुक्ति के लिए उन परिणामों का सामना करना, पश्चाताप करना और शायद माफी पाना जरूरी है। हाँ, ये मानवीय अनुभव का एक अभिन्न हिस्सा है, चाहे हम किसी भी सदी में जी रहे हों। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये रोडियन रास्कोल्निकोव की कहानी है, एक सिद्धांत के आधार पर किया गया अपराध, फिर उस अपराध का भयानक मनोवैज्ञानिक पोज यानी उसकी अंदरूनी सजा, और फिर सोनिया के प्रेम और विश्वास के सहारे पश्चाताप और धीरे धीरे आध्यात्मिक पुनरुत्थान की ओर उसकी मुश्किल यात्रा। हाँ, और इसका निचोड़ यही है कि ज़मीर और नैतिकता ऐसी अंदरूनी ताकतें हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। भागा नहीं जा सकता। आप उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश करें, कितने भी तर्क गढ़ें, अंत में वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा ही देती हैं। उनका असर हमारी रूह पर पड़ता है। इसी बात को दोस्तोयेव्स्की ने, जैसा कि हमारे स्रोत में भी बताया गया है, बहुत गहराई से कहा है, और मुझे ये वाक्य बहुत पसंद आया। कोई भी अपराध कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि सजा इंसान की आत्मा पर लिखी होती है। क्या बात है! ये वाक्य वाकई उपन्यास का सार है। असली सजा जेल की दीवारें या साइबेरिया की बर्फ नहीं, बल्कि वो बोझ है जो आत्मा को ढोना पड़ता है। वो जख्म है जो ज़मीर पर लगता है। और ये हमें गहरे विचार में छोड़ जाता है। क्या वाकई ऐसा है कि हमारा हर काम, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे दुनिया उसे देखे या ना देखे, चाहे हमारा इरादा कुछ भी हो, वो हमारे अंदर, हमारी रूह पर एक निशान छोड़ जाता है, अमिट निशान? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। और अगर ऐसा है, तो ये धारणा आज न्याय, सजा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती है? हाँ, क्या सिर्फ कानूनी कार्रवाई काफी है, या हमें किसी व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक सफर पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, खासकर जब हम सुधार और पुनर्वास की बात करते हैं? इस पर सोचना शायद इस उपन्यास को पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक जारी रह सकता है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है ये।